नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यात्रा पर लगाई रोक के निर्णय को वापस ले लिया है। कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है, ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जाए। यात्रा के लिए सरकार नई गाइडलाइंस जारी करेगी। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी। यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान पुलिस फोर्स की तैनाती करने के निर्देश भी दिए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और चारधाम यात्रा शुरू करने पर हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आज चारधाम की यात्रा की सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना जो स्टे है वो वैकेट करवा दिया है और कल से चारधाम यात्रा खुल सकती है। गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था 150 पेज का, कोर्ट में अपनी तैयारी दिखाई थी। तो उसमें हमने कोर्ट को बताया था कि जो उन्होंने डाटा शो किया है वो थोड़ा कम है और कोर्ट को हमने ये भी बताया कि इन चारधाम में एक मेडिकल एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर स्टेशन करना ज़रूरी है, जो कि इन्होंने नहीं किया है। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि हर चारधाम में एक मेडिकल एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर होना ज़रूरी है, जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी पेशेंट को अपलिफ्ट करके उचित हॉस्पिटल में ले जाए। मैं कोर्ट के निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा निर्णय आया है और उसमें उन्होंने ये रखा है कि भाई एयर एम्बुलेंस रखनी होगी, हमको प्रिकॉशंस बरतने होंगे। जो भी उनके दिशा निर्देशन है उनका हम पालन करेंगे और उन्हीं के दिशा निर्देशन के पाते हुए पूरी यात्रा जो है संचालित की जाएगी। क्या लगता है सर, इससे हमारी इकॉनमी अच्छी बढ़ेगी और मैं समझता हूँ क्योंकि इस समय काफ़ी वर्षा हुई थी, सड़कें भी रख रखाव ठीक नहीं था। अब सड़कों की मरम्मत भी हो रही है, जगह जगह जेसीबी भी तैनात है, तो यात्रा हमारे अच्छी तरीके से चलेगी और मैं समझता हूँ जो लोगों को आर्थिक थोड़ा नुकसान भी हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये चारधाम यात्रा के लिए हर एक श्रद्धालु की इच्छा रहती है कि वो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करें, और ये चारधाम यात्रा खाली यात्रा नहीं है, ये हमारे श्रद्धालुओं का इन चारों स्थानों के लिए बहुत अटूट आस्था है। बहुत से लोग लालाई थे कि कैसे वो दर्शन कर पाए और साथ साथ यहाँ की आर्थिकी का भी एक आधार ये चारधाम यात्रा रही है। तो इन सबसे आज बड़ी राहत आज हमारे इस प्रदेशवासियों को मिली है, पूरे देशवासियों को मिली है, तमाम उन हिंदुओं को मिली है जो इनसे इनके दर्शन करना चाहते थे। आज यात्रा को विधिवत खोलने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज जो यात्रा रूट के व्यापारी हैं और जो हमारा पंडा समाज है, उन सब की जो मांग थी उस मांग को एक सफलता हमको प्राप्त हुई है। मैं जानता हूँ कोरोना काल में विगत वर्ष भी जिस अपेक्षा के हम से यात्रियों को आना था वो आ नहीं पाए और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी यात्रा का लंबा समय है। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएसआर मद की ओर से उत्तराखंड को दी गई 13 एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ किया। सीएम ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती देने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य सुविधा में सहयोग देने के लिए हीरो मोटोकॉर्प का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कार्य किए गए हैं। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम धामी ने मार्च 2022 तक प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने का ऐलान किया। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि लोक सेवा आयोग, चयन आयोग सहित अन्य भर्तियों के लिए आने वाले फॉर्म भरने की युवाओं को कोई फीस नहीं देनी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम धामी ने अपने जन्मदिन की शुरुआत टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की और भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसी के साथ सीएम धामी ने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित
दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का दौरा किया और वहां पर दृष्टिबाधित बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। साथ ही सीएम ने वहां घोषणा की कि संस्थान में बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था दी जाएगी और 10 कंप्यूटर भी दिए जाएंगे। सीएम धामी ने इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया। वहीं ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर मेयर अनीता ममगई बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करती हुई नजर आई। वहीं इस शिविर का सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। शिविर में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन जैसे कई समस्याओं का समाधान किया गया। वहीं शिविर में कई लोगों के विकलांग सर्टिफिकेट और अन्य प्रमाण पत्र भी बनाए गए। आज उनका जन्म दिवस भी है, तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हमने नगर निगम के द्वारा इस कैंप का आयोजन किया, क्योंकि बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। कई जगहों पे लोगों को आय प्रमाण पत्र की समस्या आती है, कई बार विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आज इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ पे अनेकों लोगों को उसका लाभ। वहीं उत्तरकाशी के बड़े नेता सूरतराम नौटियाल बीजेपी में वापसी कर चुके हैं। उनके साथ कई ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव से पहले पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो सूरतराम नौटियाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब गंगोत्री से विधायक रहे गोपाल सिंह रावत का निधन हो गया। ऐसे में बीजेपी के पास गंगोत्री में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। सूरतराम नौटियाल ने बीजेपी में वापसी करने के बाद कहा कि उन्होंने किसी और दरवाजे में देखा तक नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ा और अब वो बीजेपी में ही शामिल होंगे। तो सूरतराम नौटियाल की बीजेपी में वापसी हो गई है। उनके साथ कई ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो गंगोत्री सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। सूरतराम नौटियाल की गंगोत्री में अच्छी पकड़ है और वहीं से वो चुनाव लड़ सकते हैं। मैं किसी के गोद में नहीं गया, मैं समुद्र में रहा, तो मैंने कहा मैं नालों में कहीं नहीं जाऊंगा। और आज मेरी पार्टी ने मुझे बुलाया है और एक शब्द है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ को माता नहीं होती। हमारी भारत माता और भारतीय जनता पार्टी को भी हम माँ मानते हैं। बच्चा जब रूठता है तो पुनः माँ उसको बुला लेती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बुलाया, मैं उनके शरण में और गोद में आया। तो उत्तराखंड राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। बीजेपी ने सिर्फ जनता के साथ छलावा किया है। बीजेपी अब चुनाव के नाम पर राज्य के 22,000 युवाओं को रोजगार गारंटी का दावा कर रही है, लेकिन राज्य की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी और राज्य के युवाओं को रोजगार देगी। 5 सालों में राज्य के अंदर ये 22,000 जो पद खाली पड़े रहे, इसका मतलब 22,000 नौजवान, 22,000 परिवार। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? इस राज्य के नौजवानों को, सपनों को जिन्होंने चकनाचूर किया है, मारा, आखिर तभी तो 22,000 पर अचानक राज्य की सरकार घोषणा कर रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका मतलब सीधा सीधा है, आज देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी की दर इस उत्तराखंड में है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और कांग्रेस 22 में आएगी तो तत्काल आते ही इन पदों को भरने की कार्रवाई तुरंत शुरू करेगी। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुट गई है। सभी विधानसभाओं में बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश जोशी ने ज्वालापुर विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उनके साथ ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर भी मौजूद रहे। इस दौरान सुरेश जोशी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के विचार को लेकर चलने वाली पार्टी है। उनकी पार्टी में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। कार्यकर्ता आधारित विचार को लेकर चलने वाली पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन मजबूत संगठन है। हम अपने संगठन को बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सक्रिय करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन हितैषी लोक कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर 2022 में फिर से पिछले से ज़्यादा बहुमत से हम उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएंगे। इसी के क्रम में ये आज का कार्यक्रम भी चल रहा है। बैठक में माननीय सुरेश भट्ट जी का अभिनंदन करते हैं। ये सब कार्यकर्ता जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2022 में भारी मतों से जीते। हम 60 से ज़्यादा अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखे हुए हैं। ज्वालापुर विधानसभा में हम पहले से अधिक मतों से जीतेंगे, ऐसा आप इस वातावरण से देख सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जनमानस सेवा ही संगठन है और संगठन ही सेवा है। इस पर निरंतर आगे काम कर रहा है। उधर मसूरी में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें पालिका सभासदों और कर्मचारियों में नोक-झोंक हो गई, जिसके दौरान नगर पालिका अध्यक्ष को बीच बचाव करना पड़ा। इस बीच रूठने मनाने का दौर भी चलता हुआ नजर आया। दरअसल बोर्ड बैठक की शुरुआत होते ही सभासद आरती अग्रवाल ने पालिका कर्मचारी के स्थानांतरण को लेकर एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि पालिका कर्मचारी के जरिए माल रोड बैरियर पर लोगों से अभद्रता की जा रही है, जिस पर पालिका कर्मचारी संघ और सभासद आमने सामने आ गए। जो बोर्ड की गरिमा है वो आज रही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कर्मचारी और सभासद, जिसमें कुछ सभासद हैं जो सामने आए, क्योंकि जो सभासद हैं वो जनप्रतिनिधि और जनता की समस्याएं लेकर आते हैं, परंतु अगर वो समस्याएं यहाँ पूर्ण नहीं होगी तो जनप्रतिनिधि शिकायत जरूर करेगा और वो कर्मचारी की शिकायत भी करेगा कि इस कारण से ये नहीं हो रहा। परंतु अगर कर्मचारी इस चीज को अपनी तरफ ले लेंगे और इसमें जात पात और ऐसी चीजें लाएंगे, इस चीज का मिस यूज करके, क्योंकि वो कर्मचारी जो है उनको 3 जगह से ट्रांसफर किया गया इसी बोर्ड में, और उसके कारण इसके पीछे उनकी शिकायत हुई होगी। पहले वो भंडार में थे, वहां से शिकायतें आई, फिर उनको नीचे एमई विभाग में भेज दिया गया, एमई से भी शिकायतें आई, अब उनको वहां गेट पे भेज दिया गया। अभी वहां पर कुछ सभासदों के साथ उन्होंने बदतमीजी की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.